हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सिंधु सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रहा है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का उत्तरी राजधानी कहा गया है। तो आज हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको हड़प्पा स्थल के बारे में बताया था और वहां से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में एक विशेष जानकारी दी थी। उसी टाइप से मैं यहाँ पे आपको आज मोहनजोदड़ो से जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, तो एक एक करके मैं उनको बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का समय क्या है। तो मोहनजोदड़ो की जो टाइमिंग है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे मैंने नोट किया है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब बात आती है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है और इसे माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मृतकों का टीला, ठीक है, मुर्दों का टीला और माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। ये यहाँ का महत्वपूर्ण रहा है। अब मोहनजोदड़ो की स्थिति जानते हैं। मोहनजोदड़ो की स्थिति, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से 483 मील दूर, लिखा हुआ है 483 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ये आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही पड़ेगा, ठीक है। 3 स्थल मैंने बताए थे जो कि सिंध प्रांत के पास ही स्थित थे। अब आती है बात कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किसने करवाया। ये जानकारी मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किसने करवाया। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी को रखालदास बनर्जी ने करवाया था, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। यहाँ पे नोट कर दिया मैंने एक बार और, इनको आरडी बनर्जी भी कहते हैं। अब आती है बात कि यहाँ से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं इस स्थल से। जो मोहनजोदड़ो स्थल रहा है वहां से कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखनी है इनको। सबसे पहले यहाँ पर एक जो यहाँ का महत्वपूर्ण स्थल रहा है वो है स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल स्नानागार है। यह स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ किस टाइप से। ये जैसे कि स्नानागार है मोहनजोदड़ो का, और यहाँ पर उत्तर दक्षिण साइड सीढ़ियां बनी हुई हैं। उत्तर दक्षिण साइड सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण स्थल रहा है जो स्नानागार है। स्नानागार में 6 द्वार बने होते थे, 6 द्वार बने होते थे, ठीक है, 2 इधर 2 इधर, एक इधर एक इधर, ठीक है। इस टाइप से इससे द्वार बने होते थे। जो आपका ये स्नानागार है, ये सर जॉन मार्शल ने इसको विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, ठीक है। तो स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, इस बात को भी याद रखिए। इसी स्नानागार के निकट एक स्तूप बना हुआ है। जो स्नानागार मैंने अभी आपको बताया, इसी के निकट एक स्तूप बना है जो कि कुषाण काल का माना जाता है। जो आपके काल रहे हैं उसमें कुषाण काल आता है, तो उसके अंतर्गत वो निर्माण माना गया है स्तूप का, ठीक है। तो ये स्नानागार था। अब बात आती है स्नानागार की माप क्या है। तो स्नानागार की माप फीट में मैं आपको बताने जा रही हूँ। 39 × 23 × 8 फीट, ठीक है। 39 × 23 × 8 फीट है स्नानागार की जो माप है, ठीक है। स्नानागार की माप 39 इसकी लंबाई है। जो लंबाई रही है वो 39 है और जो चौड़ाई रही है वो है 23। 8 फीट इसकी
गहराई रही है, गहराई 8 फीट रही है, ठीक है। तो चौड़ाई इसकी 23 है और गहराई इसकी 8 फीट है। ये इसकी माप थी, जो कि विशेष तौर पर आप लोगों को याद रखनी है। कभी कभी ये पूछ ली जाती है कि मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार प्राप्त हुआ है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। लंबाई पूछ लिया या फिर कभी चौड़ाई पूछ लिया, फीट में ही पूछ लेते हैं अधिकतर, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण इमारत है वो है अन्नागार। अन्नागार है दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण इमारत। सबसे विशाल इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत अन्नागार को माना गया है, ठीक है। अन्नागार को सबसे विशाल इमारत माना गया है मोहनजोदड़ो की। ये भी। इसके बाद है कुंभकार, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हुए हैं। भट्टे के साक्ष्य मिले हुए हैं, जो भट्टे से, ठीक है, तो भट्टे के साक्ष्य यहाँ पे मिले हुए हैं। कुंभकार, टिकरे पर नाव का रेखा चित्र, ये रेखा चित्र उत्कीर्ण रेखा चित्र है, जो टिकरे पर नाव का रेखा चित्र है, ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है जो, वो है आपकी नर्तकी। नर्तकी आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है हड़प्पा में, क्योंकि यह धातु निर्मित प्रथम मूर्ति मानी जाती है, जो आपकी नर्तकी की मूर्ति है। तो नर्तकी की मूर्ति के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं अलग से नोट करके बता दे रही हूँ। नर्तकी की मूर्ति देख लीजिएगा, नर्तकी, ठीक है। ये नर्तकी आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये निर्मित किस चीज से, तो ये कांसे से निर्मित है, ठीक, कांसे से निर्मित है। मैं इसके बारे में एक विशेष जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है मोहनजोदड़ो से। कांच में निर्मित है और ये कांच में निर्मित प्रथम प्रतिमा मानी जाती है। अब इसकी माप क्या है, माप कहें या ऊंचाई कहें, इसकी माप है 4.5 इंच या 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 सेंटीमीटर, 4.5 इंच में है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो नर्तकी की प्रतिमा है ये कहाँ संग्रहित है, नर्तकी की प्रतिमा राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित रही है। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। जो मोहरें रही हैं वर्गाकार मोहरें, इस टाइप से वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ये जो मोहरें हैं ये 2 टाइप्स की हैं, एक कुक्कुट वाले बैल की और एक है एक संगरी बैल। एक संगरी मतलब एक सींग वाले बैल, जिसे हम यूनिकॉर्न भी कहते हैं, ठीक है, यूनिकॉर्न कहते हैं। तो जो सर्वाधिक संख्या रही है मोहरों की वो आपकी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। अब ये जो 2 मैंने मोहरें बताई हैं, कुक्कुट वाले बैल की और यूनिकॉर्न, तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी मोहरें प्राप्त होती हैं? जो सबसे ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं वो है यूनिकॉर्न, यानी कि एक संगरी बैल की सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। और जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ है मोहर, वो है कुक्कुट वाले बैल। यूनिकॉर्न की सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं और जो सर्वश्रेष्ठ है वो है आपकी कुक्कुट वाले बैल, ठीक है। और जो मोहरें हुआ करती थी, ये जो मोहरें हैं ये किस पत्थर से निर्मित रहती थी, किस पत्थर या किस चीज से निर्मित रहा करती थी? तो ये जो मोहरें हैं ये आपकी स्टेटाइट पत्थर, साबनी पत्थर, सैलखड़ी पत्थर और हाथीदार मिट्टी से निर्मित रहा करती थी ये मोहरें, ठीक है। इन मोहरों पर, ये जो मोहर है इस पर एक पशुपति योगी की प्रतिमा बीच में है। पशुपति, जो ये पशुपति योगी की प्रतिमा है इसको शिव माना गया है।
शिव जी का प्रतिमा नहीं माना गया है और इसके चारों तरफ पशु अंकित है। बीच में आपकी योगी, एक बार फिर से बता दे रही हूं, बीच में योगी की प्रतिमा है और इसके चारों तरफ पशु अंकित है। वे पशु कौन कौन से हैं? चीता, हाथी, गेंडा और भैंसा। ठीक है, चीता, हाथी, गेंडा और भैंसा, ये 4 पशु अंकित हैं। ठीक है, आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। और सर्वाधिक जो मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने अभी बताई आपको। इसके बाद जो प्रतिमा है वो है आपकी पुजारी की प्रतिमा। पुजारी की प्रतिमा रही है। सिंधु सभ्यता से कुल 18 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से नारी की सर्वाधिक प्रतिमा है। और उन प्रतिमाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी है, मतलब कि सर्वाधिक श्रेष्ठ कौन सी है? ये आपकी पुजारी की प्रतिमा सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी गई है। इस पुजारी की प्रतिमा को त्रिफुलिया प्रतिमा, दाढ़ी वाली प्रतिमा, बियर्ड मैन, दाढ़ी वाली बियर्ड मैन एक ही हो जाएगा, के नाम से जानते हैं। जो आपकी ये त्रिफुलिया वाली रही है, सॉरी, ये जो आपकी पुजारी की प्रतिमा रही है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग ध्यान से। इसी को त्रिफुलिया के नाम से जानते हैं। अब इसे त्रिफुलिया क्यों कहा गया है? क्योंकि इस मूर्ति के बाएं साइड एक सॉल लगा हुआ है। सॉल यानी कि ओढ़े हुए हैं। उस सॉल में 3 फूल बने हुए हैं, जिसके कारण इस प्रतिमा को त्रिफुलिया योगी की प्रतिमा भी कहते हैं। कभी कभी योगी की प्रतिमा भी कह दिया जाता है इस प्रतिमा को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रही है। अब बात आती है कि ये प्रतिमा किस पत्थर से या किस चीज से निर्मित है। तो ये जो आपकी पुजारी की प्रतिमा रही है, ये साबनी पत्थर या सफेद बलुआ पत्थर से निर्मित है। कभी कभी साबनी पत्थर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सफेद बलुआ पत्थर और साबनी पत्थर से निर्मित है। बात आती है कि इस प्रतिमा की माप क्या है, जो पुजारी की प्रतिमा है। तो इस प्रतिमा की जो माप है वो है 17.5 इंच या 6.95 सेंटीमीटर। ये इसकी माप रही है, पुजारी की प्रतिमा की माप है। ठीक है, पुजारी की प्रतिमा की माप है, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। इसको विशेष तौर पर आप लोग भी नोट कर लें। अब इसके बाद यह प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? जो पुजारी की प्रतिमा है, जिस तरह से जो नर्तकी की प्रतिमा थी ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित थी, उसी प्रकार से यह पुजारी की प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? तो ये पुजारी की प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में संग्रहित है। ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में संग्रहित है और नर्तकी की प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रतिमा है वो है मातृ देवी की प्रतिमा। मातृ देवी की प्रतिमा को मदर गॉडेस भी कहते हैं। तो मदर गॉडेस की प्रतिमा भी आपकी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। और जो मातृ देवी की प्रतिमा है वो टेराकोटा से निर्मित है। टेराकोटा आपका मिट्टी ही होता है, पकाई गई मिट्टी जो पका दी जाती है उसे टेराकोटा कहते हैं। ये टेराकोटा लाल रंग का ही होता है, लाल रंग का होता है। और ये मातृ देवी की मूर्ति भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है सभाभवन। यहाँ से सभाभवन भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कुल इतनी चीजें विशेष तौर पर आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रही है इसकी। वैसे तो जब आप बुक इसकी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, अगर आपको मेन पॉइंट पता चल गए होंगे तो।
इसके बाद हम लोग जो स्थल पढ़ने जा रहे हैं वो है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, सिंधु सभ्यता से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उनकी चित्रकारी के विषय में। जो बर्तन हैं वो लाल रंग से रंगे हुए हैं और उनके ऊपर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। ठीक है? और उन बर्तनों में मोर पंछी का अंकन हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने आपको बताया लास्ट टाइम। जो जो पॉइंट आपको पता चलते जा रहे हैं वो आप लोग अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद मैं धौलावीरा पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो धौलावीरा अभी स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, धौलावीरा के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ मैं आपको। धौलावीरा से कुछ विशेष चीजें तो प्राप्त नहीं हुई है जिस टाइप से हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इसके जो आपको पढ़ने हैं अच्छे से। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, लूनी नदी के किनारे। इसका उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। ये जानकारी मैं आपको एक चार्ट में दे चुकी हूँ, मैंने फिर से बता दिया। धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्वेत कूप। श्वेत कूप धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका विभाजन त्रिशस्त्री पद्धति पर किया गया। जैसे कि हड़प्पा का विभाजन दो स्थल के तौर पर किया गया था। पहला था आपका पूर्वी टीला, दुर्ग टीला। दूसरा था आपका पश्चिमी टीला, नगरी टीला। उसी प्रकार से इसका विभाजन 3 पद्धति पर किया गया है। त्रिशस्त्री पद्धति था। ये मात्र एक ऐसा स्थल था, एक ही ऐसा स्थल था। और भारत में हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम स्थल धौलावीरा है, सबसे विशालतम स्थल है। परंतु वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है, वर्तमान में। तो इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। किस किस उस पर किया गया विभाजन, तो देख लीजिए। विभाजन पहला है आपका दुर्ग टीला, दूसरा है आपका मध्य टीला, तीसरा है आपका निचला टीला। ठीक है, अगर आपने हड़प्पा के बारे में पढ़ा होगा जो मैंने क्लास ली थी, उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा कि किस टाइप से मैंने बताया था, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि जो दुर्ग वाले हैं, जो दुर्ग टीला है वो सबसे ऊपर है, मध्य आपका बीच में है, निचला सबसे नीचे। जो निचला टीला है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या थी। ठीक है, तो निचले टीले में सर्वाधिक जनसंख्या थी। ये एक ऐसा स्थल था धौलावीरा जिसकी किलेबंदी की गई थी चारों तरफ से। तो इसकी चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। ये मात्र एक ऐसा स्थल था। तो धौलावीरा के संबंध में कुछ इतना ही, और इससे ज्यादा तो और कुछ पूछा नहीं जाएगा। इतना ही आपको मेन चीज याद रखनी है। इसके बाद मैं आपको चन्नू हुदड़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, चन्नू हुदड़ों के बारे में पढ़ते हैं धौलावीरा के बाद।